कि भी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो चौंकाती हैं, शॉक वैल्यू होता है उसमें। वैसी ही एक खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है कि एक संपत्ति विवाद के मामले में एक पक्षकार जो निचली अदालत में हार गया, हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के सामने कह दिया कि माय लॉर्ड, हमारा तो समझौता हो गया है, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला ले लिया। बाद में पता चला कि कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई दूसरा पक्षकार सुप्रीम कोर्ट आया नहीं था, और ताज्जुब ये कि उसने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा पक्षकार भी खड़ा कर दिया और उसकी तरफ से 4 वकीलों को खड़ा कर दिया था। तो इस मामले में वकील हैं ज्ञानंद सिंह हमारे साथ, उनसे समझेंगे इस मामले को कि मामला आखिर था क्या और आगे होने वाला क्या है। ज्ञानंद जी नमस्कार। जो मैंने बताया सुनने के बाद आदमी चौंक जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी कोई डेयरिंग आदमी कैसे सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत के जजों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा मामले को बताइए विस्तार से। देखिए, एज अ वकील तो सबसे पहले मैं खुद ही चौंक गया जब कोई एक क्लाइंट आता है और ऑन बिहाफ ऑफ 95 ईयर ओल्ड, और वो कहता है कि ये हमारे खिलाफ आदेश है। तो लोग सोचते हैं रिव्यू के लिए आया या कुछ, तो बोले ये आदेश है, जो हम सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं और ये आदेश पारित हो गया, और हमारे लोग भी, हमारी तरफ से अपीयरेंस भी है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने उनको ग्रिल किया ड्यू डिलिजेंस के लिए कि भाई आपने वकालतनामा दिया होगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं होती, वकील होते हैं, और आपने समझौता एंटर किया, उसके आधार पे कोर्ट ने दोनों पार्टी के सहमति से ये ऑर्डर पास किया है। तो उन्होंने बोला नहीं, तो हमने फिर से बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ उनसे वकालतनामा लिया और सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड्स को खंगालवाया। तो पता चला कि एक AOR इनके बिहाफ पे कैविएट दायर कर रखा था, और SLP इसके बाद आई। SLP उसने की जो सिविल कोर्ट में हार चुका था, सेशंस कोर्ट में ADJ के पास हार चुका था, और हाई कोर्ट में हार चुका था। और मिला जुला कर फैसला ये था कि वो जो एग्रीमेंट टू सेल, जिसके आधार पे वो प्रॉपर्टी चाह रहा था 63,000 में, वो साबित नहीं कर पाया। और उन्होंने जो रिसीट दिखाए थे पेमेंट्स के, 1989 तक उसने बोला मैंने 63,000 दिए थे, और 3-4 रिसीट थे वो फेक पाए गए थे। तो मैं उसी समय लगा कि कुछ न पहले से ही फेक कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो हमने इसमें रिकॉल एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि ये जो आपने फ़ैसला दिया है उसमें हम अनरिप्रेजेंटेड थे, और जो रिप्रेजेंट लॉयर जिन्होंने किया था उनको हमने ऑथराइज़ नहीं किया था। तो और जो एग्रीमेंट हम इस केस में लगा हुआ है उसमें मेरे सिग्नेचर्स नहीं हैं। तो कोर्ट ने उस पर शुरू में कोर्ट ने उस पर नोटिस किया था सारे वकीलों को, और कल जब फाइनली नोटिस सर्व होने के बाद मामला लगा तो AOR के तरफ से एक वकील पेश हुए, और उन्होंने बोला कि जो AOR जिन्होंने कैविएट लगाया था, बोला कि वो इस केस को नहीं जानते, वो अपीयर भी नहीं हुए हैं, और न ही उन्होंने किसी के लिए वकालत, किसी के बिहाफ पे वकालत मतलब ये कि AOR के नाम पर भी फर्जी हुआ। हाँ, अगर वो सही बोल रहे हैं तो फिर AOR की डॉटर का भी अपीयरेंस उस केस में दिया हुआ था। डॉटर खुद पर्सनली प्रेजेंट थी कोर्ट में, उन्होंने भी बोला कि मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता, और मेरे पिता तो 5 साल से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। और एक सीनियर काउंसिल जो लीड कर रहे थे इस पिटिशनर की तरफ से, उनका नाम किसी को कोर्ट ने पूछा भी कि ये कौन है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये सीनियर काउंसिल हैं कौन। और एक जो चौथा वकील था वो कोर्ट में था। अब अभी तक तो कोर्ट ने सिर्फ इंक्वायरी ऑर्डर की है, तो उनको जो पक्ष उनको जो अपना बोलना होगा वो रजिस्ट्रार के सामने बोलेंगे। कोर्ट ने एक मिनट यहाँ रुकें। जो दूसरा पक्ष है उसके तरफ से वो उसका दावा है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं, जिसके वकील हैं ज्ञानंद सिंह, और 4 लोग यहाँ पेश हो गए, और 4 में एक आदमी जो 80 साल के आसपास के हैं, जो वकील साहब, वो 5-6 साल से कभी कोर्ट आए ही नहीं। AOR जो सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली पिटीशन किसी के बिहाफ पे दायर करता है, उसे उस केस के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी वकील कह रही है कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। ये तो और केस को लीड एक सीनियर काउंसिल ने किया, डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल ने, और उनका किसी को पता नहीं है कि वो हैं कौन। आगे अगर इंक्वायरी में रजिस्ट्रार अगर उनको निकाल लें कहाँ से कौन है वो, तो उनका भी स्टेटमेंट होगा, और ये देखा जाएगा कि कहाँ पे चूक हुई,
किस जगह फ्रॉड हुआ, क्या फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, और उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एफआईआर करना है या नहीं करना है। एप्लीकेशन तो ऑलरेडी ऑन द फेस ऑफ इट सही पाया गया, और वो जो आदेश था कोर्ट ने उसको विड्रॉ ही कर लिया है। अब एक बात और बताइए थोड़ा सा समझने के लिए, ये मामला जो मैं समझ पाया हूँ बिहार का है, मुजफ्फरपुर का है। मामले के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए और आपके क्लाइंट कौन है उनके बारे में बताइए। देखिए, जो क्लाइंट हैं 95 इयर्स के हैं अभी। वो पहले कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ लिखते हैं, कभी फिल्मों के लिए भी काम किया होगा, और उन्होंने इनका कहना है जो उनकी प्रॉपर्टी में कोई और रह रहा था, जो कि जो अदर पार्टी है, और उसने क्लेम ये किया है कि 1986 के आसपास एग्रीमेंट टू सेल हुई थी 63,000 में, जो कि आज में भी 100 गुना उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी वो उन्होंने बेचने का वो किया था। उस दावे को लेकर वो कोर्ट गया था, सिविल कोर्ट में पहले गया था, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद एडीजे के पास गया, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। हाई कोर्ट भी गया, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया, और फाइंडिंग में फॉर्जरी का भी जिक्र है कि ये जो रिसीट्स दिखाए थे वो फॉर्ज थे। उसके बाद जब 3 जगह से ये हार गए, तो उसको उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए ये 95 इयर्स के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन लगाई। और उस दौरान उनका जो दामाद है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो ऑनलाइन उतना वो नहीं रहते, तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो पाया कि उनके खिलाफ़ ही ऑर्डर हो चुका है, और वो एग्जीक्यूट जो जिस ऑर्डर को करवाना चाहते हैं वो सेट असाइड हो गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ऐसे मामले में चूँकि वकील बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं मैंने वकील को नहीं इंगेज किया, वकील बोल रहा है कि इस क्लाइंट ने मुझे इंगेज नहीं किया, मैं अपीयर नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत सारी वो थी। तो इसीलिए हमने टू बी ऑन द सेफ साइड, और 95 इयर्स के है, इसमें इंक्वायरी के एम्बिट में हम भी हैं, तो हमने उनको कोर्ट में वीसी के थ्रू पेश किया था, उनकी अपीयरेंस लिखवाई है, और जो भी दलील या आप इंक्वायरी के एम्बिट में आप कैसे हैं? अब इंक्वायरी होगी तो हमसे पूछा जाएगा कि अब उन्होंने ये बोला है, दूसरी साइड ने अभी जो मेरे संज्ञान में है कि उन्होंने 150 पेज के डॉक्यूमेंट अभी फाइल कर दिए हैं। इस एक्चुअली उनका मकसद, मैं अब लॉयर हूँ तो ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो काउंटर फाइल किया था वो 150 पेज का था। ऐसा था कि इसमें लोग उलझ जाएं, और उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ये क्लाइंट हैं, हाँ, जो हमारे, उन्होंने हम लोगों को एंगेज ही नहीं किया है। मतलब आपको एक तरह से उन्होंने फर्जी ही घोषित कर दिया? हमको फर्जी घोषित कर दिया, और उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज, मैं बोलूँगा एलिजेडली, आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज और बनाया। मैं ये इस आधार पे कह सकता हूँ कि मैंने क्लाइंट से बात की है। उन्होंने कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद वो मुजफ्फरपुर में टहल रहे थे, तो उनका कोई आदमी, तो मेरे जो क्लाइंट हैं 95, वो किसी नर्सिंग होम के पास थे, उन्होंने उसको बुलाया और बोला कि हमने इन वकीलों को एंगेज नहीं किया है, और उन्होंने एक सादे कागज़ पर लिखित में भी दिया कि इन वकीलों को एंगेज नहीं किया है, और उन्होंने अपनी सिग्नेचर भी की है। कल कोर्ट में जब कोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर कर रही थी, तो दूसरे साइड से जो वो थे, उन्होंने बोला कि पहले हमारा डॉक्यूमेंट देखा जाए, पेज नंबर इतना देखा जाए। तो हमने उसी समय बोला कि पेज नंबर इतना पे एक और फोर्ज डॉक्यूमेंट है, आवर कंटेंशन है, ये हमारा कंटेंशन है, एक और फोर्ज डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद क्रिएट किया। अभी एक बात बताइए, कल जो कोर्ट में पेश हो रहे थे और जो कह रहे थे कि इस दस्तावेज को देखा जाए, वो कौन है? देखिए, चूँकि पर्सनली मैं नहीं जानता, वो एक वकील थे, बट मैंने अभी तक जो इंक्वायरी की है, मैं इंक्वायरी रिपोर्ट जो होगी उसमें बताऊंगा। बट कुछ लोगों का, जो लोग उनको जानते हैं, वो कह रहे हैं कि वही पिटिशनर थे यहाँ एसएलपी में, वो वकील भी हैं, या नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अब वो प्रेस हुए थे। ऐसा बॉलीवुड की फिल्मों में भी शायद ही होता होगा, या होता भी होगा, पता नहीं, लेकिन अपने आप में इस केस के तथ्य जो हैं वो चौंकाने वाले हैं।